Assalamualaikum students. I am Dr. Abid with you, and we will see our third lecture. And as you know, we are covering the topics of financial accounting principles. So our today's topic will be adjusting entries and adjusted trial balance. तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसकी आउटलाइन क्या रहेगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम टाइम पीरियड एजम्पशन को देखेंगे। जब ये मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिर्फ मैं पढ़ दूंगा ये, फिर जैसे ही ये जो स्लाइड आएगी उस पर हम इसको ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। टाइम पीरियड एजम्पशन क्या है इसको देखेंगे, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या है इसे चेक करेंगे, रीजंस देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं, और मेजर टाइप्स जो हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये भी देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री बेसिकली होती क्या है। फिर कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हमने करनी है डेफरल्स के लिए और कुछ करनी है एक्रोल्स के लिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेचर और पर्पस क्या है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम ओवरव्यू देखें आज के लेक्चर का, तो आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू है बेस करता है चैप्टर 3 पे, जो ये वाली बुक है, ये वाली जो बुक है, ये वाली जो बुक है, ये आपके माउस पॉइंटर के साथ नज़र आ रही होगी। इस बुक का चैप्टर 3 बनता है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं, टाइमिंग इश्यूज़ को एक हमने देखना है, एक हमने बेसिक्स देखनी है एडजस्टिंग एंट्रीज़ की क्या होती हैं, और एक हमने देखना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। और उसके बाद जैसे कि हमने पहले किया था कि ट्रायल बैलेंस और उसके बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनती हैं। तो टाइमिंग इश्यूज़ के अंदर हमने देखना है फिजिकल और कैलेंडर ईयर क्या होता है, एक्रूअल और कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, और हमने रिकग्नाइज करना है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। जब आएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे इनको ज़्यादा डिटेल के साथ। इस तरह से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज में मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, यानी हमने पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं ये वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्लासीफाई कर दिया। यानी ये बेसिक ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आ गई, एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेफरल्स, एक्रूअल्स, और फिर उनकी समरी आ गई बेसिक रिलेशनशिप्स की, ठीक है। इस तरह से टाइमिंग इशू के अंदर फिजिकल और कैलेंडर ईयर, एक्रूअल और कैश बेसिस अकाउंटिंग, और फिर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ये इसके अंदर आ गए। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आएगा, प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है फिर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमिंग इश्यूज। टाइमिंग इश्यूज क्या हैं जी? अकाउंटेंट्स, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, तो बिजनेस की जो लाइफ होती है उसका पता तो नहीं होता ना। हम इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न होता है बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न जो बिजनेस होता है उसका हमें ये नहीं पता होगा कि बिजनेस कब खत्म होगा, और ना ही हम इसको डिफाइन करते हैं। ये भी एक एजम्पशन होती है, इसको गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहते हैं। तो आप ने कुछ टाइम के बाद जो है अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, खुद से टाइम पीरियड एडजस्ट करते हैं। वो टाइम पीरियड आपके मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, और ईयर भी हो सकता है। मंथ जैसे देखें यहाँ पे शो किया हुआ है टाइम लाइन के हिसाब से, ये टाइम लाइन शो की हुई है, इसमें सारे मंथ्स शो हो रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो वो एक मंथ का भी हो सकता है, एक क्वार्टर का भी हो सकता है, और एक ईयर का भी हो सकता है। इसी को हम जो है टाइम पीरियड एजम्पशन भी कहते हैं, और इसी को हम पीरियोडिसिटी एजम्पशन भी कहते हैं, यानी टाइम पीरियड से पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी एजम्पशन भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें कि जो मंथली और क्वार्टरली टाइम पीरियड हैं इनको हम इंटरिम पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक ईयर के अंदर आते हैं, ठीक है। मंथली भी इंटरिम होगा, जो दरमियान में आएगा उसको इंटरिम कहते हैं, इंटरिम। और क्वार्टरली भी इंटरिम होता है। पब्लिक कंपनीज का आपको पता है कि पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं। जो सी टाइप कॉर्पोरेशन हमने पढ़ी थी वो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जिनमें डबल टैक्सेशन होती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है और इनकम टैक्स भी लगता है जिसके ऊपर, ठीक है। और इसके ओनर्स बहुत सारे होते हैं, इसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है आपकी कोई रेगुलेटरी बॉडी भी होती है, यानी गवर्नमेंट का कोई इदारा होता है जो देख रहा होता है। जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेट बैंक देखता है, और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को SECP देखता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। हमने पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर कराते हैं ऐसी कंपनीज को, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, तो एक कानून के तहत जो है हमें इनकी जो इंफॉर्मेशन है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको हमें पब्लिश करना होता है, ठीक है। पब्लिश करना होता है यानी हाँ आपने उसको उसकी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी होती है। तो ये बाउंड होते हैं अपनी
क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने के। फिस्कल ईयर क्या होता है? ये एक पूरा साल होता है आपका, इसको आप अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं। फिस्कल ईयर होता है कि जब आपका एक पीरियड के हिसाब से पूरे 12 महीने होंगे, पूरा साल होगा। लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर फिस्कल ईयर्स डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून को। ठीक है, ये पूरे 12 महीने बनते हैं। और आप देखें कि हमारा बजट भी इसी में आता है जो गवर्नमेंट का होता है, और हमारे टैक्सेस भी इसी में पे होते हैं, क्योंकि हमने टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट के इदारे टैक्स लेते हैं, तो हमें इस फिस्कल ईयर को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इस तरह से हर कंट्री के अंदर इसकी डिफरेंट होती है रिक्वायरमेंट ना। तो टैक्स के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट रखी जाती है। जब आपने टैक्स पे करना होता है साल का, तो उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 1 साल का होता है, लेकिन ये किसी भी महीने से स्टार्ट हो सकता है और फिर वो 12 महीने कंप्लीट होके आपका ये फिस्कल ईयर कंप्लीट होता है। इसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, फिनेंशियल ईयर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कैलेंडर ईयर आपको पता है क्या होता है? 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर, जिसमें साल आपका चेंज हो जाता है। यानी 2020 चल रहा है तो 2021 आएगा, 2021 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलेंडर ईयर कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया टाइमिंग इश्यूज को, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखें ज़रा, क्या पूछता है इसका। टाइम पीरियड एजम्पशन स्टेट्स, क्या स्टेट करता है टाइम पीरियड एजम्पशन? रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज़ अर्नड। रेवेन्यू की तो हमने बात ही नहीं की, इसमें की है कोई बात हमने? एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू, ये भी कोई बात नहीं की हमने। अभी टाइमिंग इश्यूज को हमने पढ़ा है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स। यस, ये आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स हैं जो हम टाइम पीरियड एजम्पशन के अंदर देखते हैं। हमने 3 तरह के टाइम पीरियड देखे, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है, या ईयरली। तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त लगती है। द फिस्कल ईयर शुड करस्पॉन्ड विद द कैलेंडर ईयर, नॉट नेसेसरीली। यानी आपका वो कहता है कि फिस्कल ईयर जो फिनेंशियल ईयर है और जो आपका कैलेंडर ईयर दोनों सेम होंगे। तो सेम होना तो ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इट मीन्स इसमें जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। ये जस्ट चेकअप करने के लिए कि क्या आपने सही अंडरस्टैंड कर लिया है टाइमिंग एजम्पशन को। यस, दिस इज सी इज़ द करेक्ट वन। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, टाइमिंग इश्यूज में नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने देखना था कि एक्रूअल और कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पीरियड्स इन विच द इवेंट्स अकर। जब इवेंट होगा आपने उसी वक्त ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना। मतलब क्या है इसका? भले ही कैश इन्वॉल्व ना हो, आपने उधार पे ली चीज़, कैश तो नहीं है। कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है जब आपको कैश रिसीव होता है या कैश पे होता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने सर्विसेज ली किसी से, कैश नहीं दिया, आपने कहा बाद में दूंगा, तो आपका इवेंट तो हो गया ना, आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कि जैसे ही कोई चीज़ हो, चाहे कैश इन्वॉल्व है उस टाइम पे या नहीं, इवेंट हो गया ना, यानी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई, कैश नहीं मिला या कैश पे नहीं किया। ठीक है, कैश रिसीव नहीं किया या कैश पे नहीं किया, लेकिन असल में कैश की ट्रांजैक्शन हो गई है, सॉरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसको एक्रूअल बेसिस कहते हैं। उसी वक्त आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंपनीज रिकग्नाइज रेवेन्यूज व्हेन दे परफॉर्म सर्विसेज। ठीक है, कंपनीज जो है रेवेन्यूज को रिकग्नाइज करती हैं, मतलब नोट कर लेती हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेती हैं जब वो सर्विस परफॉर्म करती हैं, रेदर देन व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप गए किसी के पास, आप फॉर एग्जाम्पल टेलर के पास गया, आपने कहा जी मेरा सूट सी दो, लेकिन ये पैसे मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपने जल्दी सी के देना है। अभी उसने सिया ही नहीं, आपने पैसे तो दे दिए उसको, तो जो पैसे वो ले चुका है ऑलरेडी, अभी उसने काम नहीं किया, सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो वो उसको आप रेवेन्यू दिखेंगे नहीं जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इसी तरह से आपने एडवांस पैसे ले लिए, कोई चीज़ आपने बेचनी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, आपने एडवांस में पैसे दे दिए, तो वो रेवेन्यू नहीं काउंट होगा जब तक कि आप प्रोडक्ट्स दे नहीं देंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज जब तक कंपनी देती नहीं है उस वक्त तक उसको रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करते। उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इन द सेम वे एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड। जब हो जाता है एक्सपेंस तो आप उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पे हुआ है या नहीं हुआ। इसकी बहुत आसान एग्जांपल हमारे यूटिलिटीज बिल की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम यूज़ कर चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं किया। इस तरह टेलीफोन का बिल आता है जो लैंडलाइन है, या जो पोस्ट पेड बिल होता है आपका मोबाइल का, तो आपने सर्विस तो यूज़ कर ली लेकिन आपने अभी पे नहीं किया,
तो एक्सपेंस हो गया, आपने यूज कर ली तो एक्सपेंस हो गया। तो जैसे ही एक्सपेंस होगा तो आपने, एक्सपेंस जब होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंस इनकर। ये अब आप इसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लें। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनकर होते हैं। और रेवेन्यूज क्या होते हैं? रिकग्नाइज होते हैं। ठीक है, असल में ये दोनों रिकॉर्डिंग हो रही है। रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग को हम रिकग्नाइज कह रहे हैं, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग को हम इनकर कह रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। ये दोनों आगे फर्दर हमारे पास डिटेल के अंदर आएंगी। अच्छा जी, उसी को चला रहे हैं जी। कैश बेसिस क्या है? अभी हमने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग देखी है हमने। रेवेन्यूज हम उस वक्त रिकग्नाइज करते हैं जब कैश मिलता है, कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। इसका मतलब आपने पहले से जो, जैसे ही आपने कैश पकड़ा, चाहे आपने सर्विस नहीं भी दी, तो आपने रेवेन्यू उसको बना देना। ठीक है, अगर कैश बेस अकाउंटिंग है। हम जो करेंगे वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। क्यों है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे हम क्यों जाते हैं, ये अभी इसका जवाब तीसरे पॉइंट में आ रहा है। एक्सपेंसेस रिकग्नाइज व्हेन कैश इज पेड, यानी आपने चाहे सर्विसेज यूज कर ली हैं, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि आपने कैश पे नहीं किया होगा। तो ये कैश बेस अकाउंटिंग है। तो कैश बेस अकाउंटिंग में बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कैश बेस अकाउंटिंग इस प्रिंसिपल्स को या गाइडलाइंस को या रूल्स को फॉलो नहीं करती जिनको हमने पढ़ा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो हम कैश बेस अकाउंटिंग को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको। अच्छा जी, टाइमिंग इश्यूज को फर्दर आगे चला रहे हैं। अभी वही बात कर रहे हैं कि रिकग्नाइजिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। हम रिकग्नाइज कब करते हैं रेवेन्यूज को? ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या है? रिकग्नाइज रेवेन्यू इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। परफॉर्मेंस एब्लिगेशन क्या है? जो आपने कैश रिसीव किया है उसके अगेंस्ट सर्विस दी है आपने या नहीं दी, या आपने जो सर्विस दी है उसके अगेंस्ट आपको कैश मिला है या नहीं मिला, दोनों सूरतों में। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। यानी आपने एडवांस कैश पकड़ लिया, काम बाद में किया, जब काम करेंगे तो आपका रेवेन्यू होगा। या आपने काम पहले कर दिया, पैसे नहीं मिले, तो आपका रेवेन्यू बन गया, चाहे पैसे बाद में मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप काम करेंगे, सर्विस देंगे, सर्विस आपकी परफॉर्मेंस एब्लिगेशन होगी। यानी एक प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनका एडवांस दे दिया लेने के लिए, तो उसने, जिसको आपने दिया है एडवांस, उसने उसको रेवेन्यू नहीं कंसिडर करना जब तक वो प्रोडक्ट्स दे नहीं देता। ठीक है, इसी तरह से उसने प्रोडक्ट्स दे दी, आपने पैसे नहीं दिए, तो उसने अपने पास रेवेन्यू लिख लिया जैसे ही उसने आपको प्रोडक्ट्स दी। तो जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, चाहे प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज, वो सेटिस्फाई होंगी, तो आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इजी है, इसका कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वो बना हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है। अच्छा, एक्सपेंसेस को कैसे करते हैं ये अब देखें। एक्सपेंसेस को आप रिकग्नाइज करते हैं, इसकी रिकग्निशन कैसे होती है? इनको मैच करते हैं रेवेन्यूज के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, किस महीने का जी बिल है? ये महीने जी, पिछले महीने का बिल है जी, अक्टूबर का बिल है। अक्टूबर का बिल है तो अक्टूबर की स्टेटमेंट में शो होगा, नवंबर में नहीं शो होगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजली आपने यूज की है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अक्टूबर के महीने में। तो आपने जो रेवेन्यूज उन एक्सपेंसेस के बेस के ऊपर लिए हैं, वो उन्हीं रेवेन्यूज के साथ जाके वो एक्सपेंस मैच होगा। यानी आपने जो सेल की है, उस सेल के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं आपने, वो उसी सेल्स के साथ अटैच होंगे। सेल्स जब हम कहते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो सेल्स के अगेंस्ट क्या मिलता है? हमें रेवेन्यू मिलता है ना। तो रेवेन्यू को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छी तरीके से। तो इसमें हम सिंपली ये कहते हैं, लेट द एक्सपेंसेस फॉलो द रेवेन्यूज। जो रेवेन्यूज होंगे उनके एक्सपेंसेस उसी के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, उसको उसी पीरियड में आप शो करेंगे, मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअली है। तो नॉर्मली आपके जो चीज़ें मंथली हैं वो मंथली चलाते हैं, जैसे आपके यूटिलिटी बिल्स नॉर्मली मंथली होते हैं। ठीक है, उनको मंथली चलाएंगे। इसी तरह से कुछ और बिल भी हो सकते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते हैं, तो जिस पीरियड के लिए होगा उसी पीरियड में वो चार्ज होगा। ठीक है, इसमें ये देखें, ये डायग्राम दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग, यूटिलिटीज। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि आपने जब डिलीवरी करेंगे, प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी की है आपने, ठीक है, ये डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस हैं डिलीवरी के, यानी आपने गाड़ी ली, उस गाड़ी में आपने माल लोड किया, आपने अपने कस्टमर के पास भेजा,
उसके पास पहुंच गया, तो ये डिलीवरी का जो एक्सपेंस होगा ये इसी प्रोडक्ट की सेल के अंदर होगा, जो ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो आपने यूटिलिटीज़ यूज़ की हैं, बिजली यूज़ की, पानी यूज़ किया और दूसरी चीज़ें जो यूज़ की, इवन जो आपने वेजेस पे जो आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो डेली जिनको पे करते हैं आप, उनके वेजेस भी उसी मंथ के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, जिस मंथ में ये डिलीवरी जा रही है। एडवर्टाइजिंग की आपने, तो उसी मंथ की एडवर्टाइजिंग के अंदर उसकी सेल हुई है, तो वो उसी मंथ के अंदर उसकी एडवर्टाइजिंग जाएगी। तो आपके एक्सपेंसेस फॉलो करते हैं आपके रेवेन्यूज को, आप यानी उसका सही रिजल्ट निकालते हैं कि एक्चुअली आपने कितने एक्सपेंसेस किए ये रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए, क्योंकि फिर हम रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये भी टाइमिंग इश्यूज के अंदर था। अब देखें ये पूरा समराइज उसने कर दिया इसको। टाइम पीरियड एजम्पशन में क्या, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स। ठीक है, और ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, और देखें दोनों तरफ जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है टाइम पीरियड एजम्पशन। अब इधर क्या कह रहा है, एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या है, ये रेवेन्यूज को मैच करते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है, अभी हमने पढ़ा, जब सर्विस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी एक्चुअली आप जब सर्विस देते हैं तो तब नोट करते हैं, या एक्चुअली जब आप प्रोडक्ट्स देते हैं तो तब नोट करते हैं। ठीक है, और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो देखें, यहां से एरो इधर आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस फॉलो कर रहे हैं आपके रेवेन्यूज को। ठीक है, और ये दोनों चीजें कहां पे जा रही हैं, इनकी मैचिंग के ऊपर जा रही हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकग्निशन दोनों किसके मुताबिक होंगे, ये दोनों फॉलो करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी गैप को फॉलो करेंगे दोनों। ठीक है, दोनों चीज़ें, ये भी और ये भी। और ये आ कहाँ से रहे हैं, टाइम पीरियड एजम्पशन से आ रहे हैं। तो हमारा टाइमिंग इश्यूज या टाइम पीरियड एजम्पशन जो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अभी एक और रिव्यू क्वेश्चन आ गया आपका इसके साथ रिलेटेड। देखिए ये क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट को देखना है, ट्रू को नहीं देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फॉल्स है इसमें स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, लेट्स सी, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इवेंट्स दैट change the company's financial statements are recorded in the periods in which the events occur. Events that change the company's financial statement. इवेंट का मतलब हमने लिया था ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शंस जिस पीरियड की होंगी उसी में ही होंगी ना। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड, सेकंड स्टेटमेंट क्या आ रही है आपके पास, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। ट्रू है ये। द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इन अकॉर्ड विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी ट्रू है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, नो, ये तो रॉन्ग है। हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमने सर्विस दे दी या प्रोडक्ट्स दे दी, वट एवर वी आर डूइंग, जो हमारा बिजनेस है, हमने सर्विस दे दी या प्रोडक्ट्स दे दी, तो हमने क्या करना है, उसी वक्त हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, मे बी हमें कैश बाद में रिसीव हो। ठीक है, तो ये कैश बेस अकाउंटिंग का है, तो ये आपका रॉन्ग लग रहा है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज पेड, तो ये कैश बेस अकाउंटिंग का। तो कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर हम ऐसा करते हैं, जबकि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है। देखिए, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट आपकी डी वाली, राइट। आई होप यू आर लर्निंग वेल। ओके जी, हम नए टॉपिक के ऊपर जाते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, अच्छा अभी भी इसकी एक्सरसाइज आ गई। इसकी एक्सरसाइज को मेरे ख्याल में आप खुद देख लीजिएगा, या चलें देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्रोवाइडेड इन द लेफ्ट कॉलम below with a description of the concept of in the right column below. There are more description provided than the concepts. Match the description of the concept to concept. Accrual basis accounting में क्या होता है, इधर से देखते हैं। Accrual basis accounting मंथली एंड क्वार्टरली टाइम पीरियड, ये तो टाइमिंग एजम्पशंस है। और एफर्ट्स को हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं, शुड बी मैच्ड विद द रिजल्ट्स, ये मैचिंग प्रिंसिपल है एक्सपेंस और रेवेन्यू का। अकाउंटेंट्स डिवाइड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स, ये भी टाइमिंग इशू है आपका, टाइमिंग की एजम्पशन है। पीरियोडिसिटी एजम्पशन जिसे हमने कहा था। कंपनीज रिकॉर्ड रेवेन्यूज व्हेन दे रिसीव कैश एंड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन दे पे आउट कैश, नहीं, ये भी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का नहीं है। एन अकाउंटिंग टाइम पीरियड दैट स्टार्ट्स ऑन जनवरी 1 एंड एंड्स ऑन December 31, अकाउंटिंग टाइम पीरियड।
अकाउंटिंग टाइम पीरियड जिसको हमने फिजिकल ईयर कहा था, वो ये था कि किसी भी मंथ में शुरू हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, और वो 12 महीने का टोटल टाइम होता है। कंपनीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द पीरियड इन विच द इवेंट्स अकर। यस, ये है आपका एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एफ पार्ट लेंज फर्स्ट वाला हो गया आपका। अच्छा, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर होता है जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में होता है। एन अकाउंटिंग टाइम पीरियड दैट स्टार्ट्स ऑन जनवरी 1 एंड एंड्स ऑन दिसंबर 31। ये ई है, लें जी, ये सेकंड वाला भी हो गया। टाइम पीरियड एजम्पशन क्या कहता है जी? टाइम पीरियड एजम्पशन कहता है कि अकाउंटेंट डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस को आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में, हमने पीछे पढ़ा इसको, ये सी है, ठीक है। एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या है? एक्सपेंसेस फॉलो करते हैं रेवेन्यूज को। ये एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिजल्ट्स, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज, ठीक है। अब देखें, एक्सपेंसेस के लिए उसने एफर्ट्स लिखा है और रेवेन्यूज के लिए उसने रिजल्ट्स कहा है। जो आपके रेवेन्यू है वो आपका रिजल्ट होते हैं ना, जो आपने एफर्ट डाली है। एफर्ट आपके एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, ठीक है। कोई बंदा काम कर रहा है, उसको सैलरी पे कर रहे हैं आप, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके लिए बिल पे कर रहे हैं। तो इसको एफर्ट्स मैच करते हैं रिजल्ट्स के साथ, ये एक्सपेंसेस मैच करते हैं रेवेन्यूज के साथ, एक ही बात है। तो ये बी आएगा आपका, लेंज। डू इट भी हो गया आपका। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं जी, बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। बेसिक्स क्या है एडजस्टिंग एंट्रीज? देखिए कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, यहां से देखें, द रीजंस फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम करते क्यों हैं, ठीक है। एंट्री तो हमने पढ़ा था कि ये ट्रांजैक्शन को हम एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसको इवेंट भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं। एडजस्टिंग का क्या मतलब है? एडजस्टिंग का मतलब ये है कि वो आपकी कोई चीज ठीक जगह पे नहीं थी, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसको प्लेस पे ला रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो आपने शायद स्टार्ट में नहीं की, अभी करनी है आपने, ताकि आपकी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एडजस्ट हो सकें, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज मतलब वो एंट्रीज जो आप एंड ऑफ द पीरियड पे आप करते हैं, यानी मंथ के एंड पे करेंगे या क्वार्टर के एंड के ऊपर करेंगे या ईयर के एंड के ऊपर आप करेंगे। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आप एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे, और ये एडजस्ट करेंगी आपकी ओवरऑल सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करेंगी, ठीक है। अब एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने एक्सप्लेन कर लिया, लेट्स सी क्या कहते हैं आगे। इंश्योर दैट द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि हमने रेवेन्यू को सही रिकग्नाइज किया, यानी जब हमने सर्विस या प्रोडक्ट वाकई दी तो तब हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया, या उससे पहले किया। रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करेगा? जो सेल कर रहा होगा वो करेगा, कस्टमर नहीं करेगा, ठीक है। जो सेलिंग पार्टी है, जो अपनी सर्विसेज को बेच रही है या प्रोडक्ट्स को बेच रही है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस को भी वही रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकग्निशन जब आप करेंगे और एक्सपेंसेस आपके फॉलो करेंगे रेवेन्यूज को, तो एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आपने इस चीज को इंश्योर करना है, इस चीज को इंश्योर करना है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों नेसेसरी हैं? इट्स नेसेसरी बिकॉज द ट्रायल बैलेंस मे नॉट कंटेन अप टू डेट एंड कंप्लीट डाटा। कुछ चीजें उसके अंदर हो सकता है मिस हो गई हो, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज इंश्योर करती हैं इस चीज को कि आपका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अप टू डेट है, एडजस्ट हो गई हैं। जैसे मैंने कहा था कि एडजस्ट नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपने इसको एडजस्ट करते हैं इससे। अभी हम इसकी जब एंट्रीज देखेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। Required every time a company prepares financial statements। तो आपको कब कब एडजस्टिंग एंट्रीज की जरूरत होगी? जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? हम समराइज कर रहे होते हैं ना अपनी सारी जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको समराइज करके हम उनको डिसेमिनेट कर रहे हैं, हम उनको मैनेजर्स को दे रहे हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल पार्टीज हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट है, उनको दे रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे? एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। विल इंक्लूड वन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड वन बैलेंस शीट अकाउंट। तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज किसके लिए कर रहे हैं? कम से कम एक इनकम स्टेटमेंट के लिए और कम से कम एक बैलेंस शीट के अकाउंट के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में से इनकम निकालेंगे, इनकम को आप रिपोर्ट करेंगे। ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। ओनर्स
इक्विटी स्टेटमेंट में करेंगे तो आपकी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी और वो रिपोर्ट हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये हमने पहले पढ़ा था जो फेस टू फेस क्लास थी उसके अंदर। ठीक है, मैं आगे चलता हूं जी। लें जी, इसका रिव्यू आ गया। अंडरस्टैंड किया आपने इसको या नहीं किया? एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करते हैं हम इसमें? एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। नो, ये तो ये एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल है। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच सर्विसेज आर प्रोवाइड, तो ये तो रेवेन्यू रिकग्निशन है। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैव करेक्ट बैलेंसेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के करेक्ट बैलेंसेज होंगे अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर। हाँ, होगा तो ऐसे ही, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है आप एडजस्टिंग एंट्रीज में सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस सही रिकॉर्ड हो गए हैं, सही इनकर हो गए, रेवेन्यू सही एंटर हो गई हैं, और आपकी बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है उनके भी बैलेंसेस सही सही पोस्ट हो गए। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन डालिएगा टेलीग्राम के ऊपर या डिस्कशन फोरम के ऊपर। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। अब देखते हैं कि टाइप्स कितनी हैं एडजस्टिंग। हमने एडजस्टिंग एंट्री को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों करते हैं। ठीक है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उससे पहले करते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो हम करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं? एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं, जो भी आपका टाइमिंग एग्जम्पशन का पीरियड होगा, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी हैं? दो हैं, एक है डेफरल्स और एक है एक्रूवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी अकाउंटिंग का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका समझ ले आ रहा है, जो हमने पढ़े थे ना कि 5 मेन अकाउंट हैं और डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल जो रूल्स हैं आप उनके हिसाब से देखते हैं 5 मेजर अकाउंट्स के साथ। जो 2 अकाउंट थे आपके इनकम स्टेटमेंट के और 3 अकाउंट्स थे आपके बैलेंस शीट के। 3 अकाउंट बैलेंस शीट के थे एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी, और इनकम स्टेटमेंट के 2 अकाउंट्स थे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। देखें हम उसी के अंदर ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखें कि इस एडजस्टिंग एंट्रीज को हम 2 तरह से हम इनका नाम रखते हैं। एक को हम कहते हैं डेफरल्स और एक को कहते हैं एक्रूवल्स। अब लेट्स सी डेफरल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? 2 चीजें शामिल हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक है अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी एक्सपेंस हुआ नहीं, आपने पहले पे कर दिया एडवांस में। ठीक है, एक्सपेंस हुआ नहीं, आपने एडवांस में पे कर दिया। अब इसका देखें नाम क्या बन रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब आपने पहले से पे कर दिया एक्सपेंस को। तो क्या ये एक्सपेंस होगा जो पहले से पे कर देंगे? हम तो कहते हैं कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज उस वक्त करना है जब हम सर्विस या प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, सर्विस या प्रोडक्ट देंगे, सर्विस या प्रोडक्ट देंगे, और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे किसके साथ? रेवेन्यू के साथ रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हमने रेवेन्यू लिया है जिस पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने जनवरी का रेवेन्यू लिया, तो जनवरी के अंदर जो एक्सपेंसेस हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को जनवरी के अंदर लेंगे, बाकी एक्सपेंसेस को हम जनवरी के अंदर नहीं लेंगे। तो आपका प्रीपेड जो होता है वो आपका बैलेंस होता है बेसिकली। जैसे आपका मोबाइल के अंदर आप बैलेंस डाल देते हैं, आप कहते हैं जी मेरे, हाँ जी आपके मोबाइल का बैलेंस क्या है जी? मेरे मोबाइल का बैलेंस 100 है, तो वो 100 क्या है? वो आपका एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट होता है। और आप देखें आगे आगे भी जाके हम देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस की क्या नेचर होती है डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। जब एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, 2 अकाउंट थे, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंसेस। हमने कहा था जब रेवेन्यूज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, या वो नहीं होते या वो होते हैं। रेवेन्यूज या होते हैं या नहीं होते, ठीक है, एक्सपेंसेस या होते हैं या नहीं होते। तो एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है और रेवेन्यू होता है तो वो क्रेडिट होता है। हमने कहा था कि ये किस चैनल के थ्रू हम इसको देखते हैं? हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि ये ओनर इक्विटी को जाके चेंज करते हैं। एक्सपेंसेस ओनर इक्विटी को कम करते हैं, इसीलिए डेबिट होते हैं, और जो आपके रेवेन्यूज हैं वो आपके ओनर इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी रिवीजन भी करा दी। अच्छा, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी प्रीपेड एक्सपेंस है जो पहले से पे कर दिया, तो ये क्या होगा? इसका क्या बैलेंस होगा? ये क्या चीज़ है? ये एसेट है। अगर ये एसेट है तो आपके जैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस हुए, इसका मतलब आपके एक एसेट बढ़ गया आपका, यानी आपका कुछ कैश किसी जगह पे बैलेंस पड़ा है आपका कैश का ना। वो मोबाइल के अंदर भी हो सकता है,
वो हो सकता है आपके पास बिजली का बिल आया हो 3,000 का और आपने पे कर दिया हो 5,000, तो 2,000 तो आपका बैलेंस पड़ा है ना, वो अगले मंथ के अंदर वो एडजस्ट होगा उसके अंदर, तो वो आपका एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है आपका ये, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो भी डेबिट होता है। तो चूंकि एक्सपेंस भी डेबिट होता है और प्रीपेड एक्सपेंस भी डेबिट होता है, तो दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इनमें आपने डिफरेंस रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस कहां पे शो होंगे, इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट के अंदर? ये एक्सपेंस तो है नहीं, हमने तो कहा ये एसेट है। अगर एसेट है तो एसेट को तो हम शो करते हैं उसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, तो ये बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस शो होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस चूंकि एसेट होती हैं इसीलिए ये बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, डेफरल। डेफरल क्यों कहते हैं, कि हमने पे तो कर दिया है लेकिन इसके अगेंस्ट हमें सर्विस बाद में मिलेगी, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड सर्विस है, ये डेफर्ड प्रोडक्ट आएंगी। मैंने पे कर दिया है कंपनी में, हमारा जो डिलीवरी है, जो कंसाइनमेंट है, वो बाद में आनी है, पे कर दिया आपने, तो जैसे ही कंसाइनमेंट आएगी तो उस वक्त आपका ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इन्वेंट्री के अंदर, या वट एवर जो भी आप कर रहे हैं एक्सपेंसेस के अगेंस्ट है। नॉर्मली हम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री के अगेंस्ट नहीं करते, वो एडवांस पेमेंट होती है। तो आपने उसको, जब वो एक्सपेंस होगा तो आपने उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यूटिलाइज कर देना है। कैश की जगह आपका प्रीपेड एक्सपेंस यूज होगा। आप यूं समझें कि ये आपका कैश है, आपने एक ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है, और ड्रॉर में जो कैश पड़ा है उसको आप कैश नहीं कह रहे, उसको आप कह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और ये आपने फिक्स कर दिया है, से फॉर एग्जांपल कि ये बिजली का बिल पे करने के लिए है, ये गैस का बिल पे करने के लिए है, ये इंश्योरेंस पे करने के लिए है, लेकिन अभी इंश्योरेंस ड्यू नहीं हुई, तो ये कैश है, हमने उसके लिए स्पेसिफाई करके रखा है, ये है तो एसेट ही, लेकिन स्पेसिफाइड फॉर सम स्पेशल एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, एक्सपेंस के अंदर होगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं जब मोबाइल में बैलेंस डालते हैं, तो आप जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, आप कहते हैं जी ये पैसे हैं 500, ये आप मेरे मोबाइल के अंदर बैलेंस डाल दें, वो आपसे 500 ले लेता है और बैलेंस डाल देता है। अब 500 के इक्वलेंट आपके पास बैलेंस है इसके अंदर। से फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि इसका जो टैक्स वैक्स नहीं है, फॉर सिंपलिसिटी रीजंस हम सोचते हैं कि इसका कोई टैक्स वैक्स नहीं है, सिर्फ आप इसी तरह से इसको सोचें कि आपने बैलेंस डलवाया, आपका वो 500 अब फिक्स हो गया, अब यूज इधर ही होना है फ़ोन के अंदर, आप उसको निकाल नहीं सकते, इसी एक्सपेंस के लिए आपने स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक को आपने ज़्यादा बिल पे कर दिया, तो अब वो बिजली के बिल के अंदर ही एडजस्ट होगा, आपको कैश वापस नहीं करेंगे वो। इंश्योरेंस कंपनी को आपने डायरेक्ट ज़्यादा पेमेंट कर दी, पूरे साल की पेमेंट कर दी, तो वो एडजस्ट उसी के अंदर होगा, इंश्योरेंस के एक्सपेंस के अंदर होगा, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। समझ आ गई, ये है प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपका कैश कन्वर्ट हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, और जब आपका एक्सपेंस होता है एक्चुअल, तो वो कैश के अगेंस्ट नहीं होता बल्कि प्रीपेड एक्सपेंस के अगेंस्ट होता है, क्योंकि ये भी कैश ही होता है, एक तरह से आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कैश इसके अंदर। ठीक है, इसको हम डेफरल इसलिए कहते हैं कि हमने पे तो कर दिया है लेकिन इसकी जो सर्विस है वो डेफर्ड है, अभी तक हमें इसकी सर्विस अभी मिलनी है, एट अ फ्यूचर डेट मिलनी है, तो इसीलिए हम इसे डेफरल्स के अंदर लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद मैं इस पर टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से। दूसरा जो डेफरल है हमारा वो है अनअर्नड रेवेन्यू। अब आप दूसरे एंड पे आ जाएं, ठीक है, दूसरे एंड पे आ जाएं। एक एंड पे एक आदमी पैसे दे रहा है, यानी आप मोबाइल कंपनी के एंड पे आ जाएं, आप मोबाइल कंपनी के अकाउंटेंट हैं, किसी ने पैसे डाले हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो वो पैसे जो मोबाइल कंपनी के पास आ गए हैं, वो पैसे क्या मोबाइल कंपनी के हैं? वो तो मोबाइल कंपनी के तो नहीं है पैसे। कब होंगे वो मोबाइल कंपनी के पैसे? जब वो उसकी सर्विस दे देगी तो तब उसके पैसे होंगे। हमने कहा कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो उसकी सर्विस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, जब हम उसे सर्विस दे देंगे, सॉरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जब हम सर्विस दे देंगे या प्रोडक्ट दे देंगे, तो तब वो आपकी जो है वो रेवेन्यू बनेगी। तो इसका मतलब है ये रेवेन्यू तो नहीं है। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है? आपने पैसे लेके रखे हुए हैं, किसी ने, कोई आया, उसने कहा जी यार मुझे आपके स्टोर से जो है ना, या ये चीज़ें चाहिए, ये आप पैसे रखें, मैं आता हूँ और चीज़ें लेता हूँ। अब आपने चीज़ें ली नहीं है, अभी पैसे दे के चले गए हैं, तो क्यों, क्या वो पैसे उस दुकानदार के हो गए? चीज़ें भी रख के बैठा है, वो पैसे भी लेके बैठा है, तो जो वो पैसे लेके बैठा है वो आपके पैसे हैं, तो उसके लिए वो ऑब्लिगेशन है, उसने वो या तो वो पैसे वापस करने हैं या उस पैसों के अगेंस्ट आपको चीज़ें देनी है।
तो वो जो पैसे वो रख के बैठा है उसको हम क्या कहेंगे, जिसके अगेंस्ट उसने अभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू कहेंगे। अब सपोज हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने किसी से पैसे पकड़ लिए, कस्टमर ने आके पैसे दे दिए एडवांस में, ठीक है, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट्स आप तैयार करें, जैसे कि नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर होता है कि ऑर्डर आता है, आप कहते हैं जी ये ऑर्डर है, आपको हम जो है ये एडवांस देते हैं, बाकी पेमेंट लेटर करेंगे। जो एडवांस होता है वो भी आपका बेसिकली रेवेन्यू नहीं बनता, रेवेन्यू सब बनता है जब आप वो प्रोडक्ट्स बना के उनको दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसे आप लेके बैठे हैं कस्टमर के, जिसके अगेंस्ट आपने सर्विस नहीं दी, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, उस रेवेन्यू को हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। और ये कैश आपने पहले रिसीव कर लिया सर्विस देने से पहले, सर्विस परफॉर्म नहीं हुई या प्रोडक्ट्स हैंडओवर नहीं हुई, दोनों सूरतों में। तो ये क्या चीज़ होगी, कैश तो ले लिया आपने, प्रोडक्ट्स नहीं दी, ठीक है, कैश ले लिया, प्रोडक्ट्स नहीं दी, कैश ले लिया तो कैश तो बढ़ गया आपके पास, एसेट इंक्रीज हो गया, कैश डेबिट, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है। रेवेन्यू कहाँ पे आता है, रेवेन्यू आता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और अनअर्न्ड रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा, ये लाइबिलिटी है, मैंने कहा ऑब्लिगेशन है। जब तक आप सर्विस नहीं देंगे या प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो तब तक वो पैसे आपके पास अमानत पड़े हैं कस्टमर की, तो आपकी ये कस्टमर की अमानत है आपके पास, आपकी ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन क्या होती है, जो आपने पे करनी होती है, तो इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है, ठीक है, दोनों क्रेडिट होते हैं। रेवेन्यू जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर और अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटीज के अंदर आता है आपके। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसमें भी डेफरल का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, यू कैन गेस इट, ठीक है। आपने पैसे ले लिए हैं लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस एट अ डेफर्ड डेट, ठीक है, डेफर्ड है, इसकी सर्विस नहीं दी आपने या प्रोडक्ट्स नहीं दी, वो डेफर्ड। तो एक में कैश आप पहले दे देते हैं, एक में कैश पहले ले लेते हैं। तो अगर कैश आपने पहले पे कर दिया है तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, वो आपका एसेट है। और अगर आपने कैश पहले रिसीव कर लिया है तो वो आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू। अगर पहले रिसीव कर लिया तो वो किसी का है, लाइबिलिटी है, और अगर पहले पे कर दिया तो वो आपका एसेट है। आप अपनी अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर उसको एसेट लिखेंगे। तो आई होप इट वुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये एक तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। ये कब होती हैं, हमने कहा एडजस्टिंग एंट्रीज एंड ऑफ द पीरियड होती हैं, तो ये एंड ऑफ द पीरियड पे ये एंट्रीज होती हैं। इसी तरह से आप देखें एक्रूवल्स हैं। एक्रूवल्स क्या हैं, एक्रूवल्स आप समझ लें कि इसका बिल्कुल उलट है। आपने सर्विसेज दे दी, पैसे नहीं मिले आपको, सर्विसेज दे दी आपने या प्रोडक्ट्स दे दी, लेकिन अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ। तो आपने रेवेन्यू तो लिख लिया ना, रेवेन्यू लिख लिया, तो रेवेन्यू के अगेंस्ट क्या लिखेंगे आप, रेवेन्यू लिख लिया, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, तो उसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे। एक तो होता है ना, आप इसको इस तरह से सोचें, कैश के साथ जब सोचेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आपने कोई चीज सर्विस दी तो उसके अगेंस्ट आपको कैश मिला, कैश इंक्रीज, ठीक है, कैश डेबिट और आपकी रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, हमेशा डेबिट एंट्री पहले लिखते हैं, कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब क्या है कि कैश तो नहीं मिला आपको, जबकि आपका रेवेन्यू बन गया, तो रेवेन्यू तो क्रेडिट हो गया आपका उतने से, तो जितनी भी अमाउंट थी। तो कैश नहीं आया, कैश नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल ही आपके एक्रूड रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, ये रिसीवेबल्स हैं आपके, एक्रूड रेवेन्यू आपके रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। एक्रूड रेवेन्यूज के आपने सर्विसेज दे दी, आपको कैश नहीं मिला, ये आपके एसेट्स के अंदर आएंगे, राइट। इसी तरह से एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से हैं, कि एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल्स के अंदर आएंगे। एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया। अब इसको कैसे सोच सकते हैं इजी तरीके से, आप कैश के अगेंस्ट सोचें, आप सोचें कि एक एक्सपेंस हुआ है और आपने उसको पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल मिला और आपने उसको कैश के साथ पे कर दिया, तो क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश कम हो गया आपका, एक्सपेंस पे हो गया, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब यह है कि आपने कैश तो दिया नहीं, फिर क्या करेंगे कैश की जगह, तो कैश की जगह आप लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। और अगर वो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट है कि आपने एक्सपेंस नहीं पे किए, अकाउंट्स नॉर्मली हम कहाँ पे लिखते हैं, अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल हम कहाँ पे लिखते हैं,
अकाउंट्स पेएबल हम लिखते हैं जिनको हमने पे करना होता है। किनको पे करना होता है? हमारे वेंडर्स, हमारे सप्लायर्स, जिनसे हम चीज़ें उठाते हैं और बाद में पे करते हैं, उनको अगर हमने देना है तो उसको हम लिखते हैं अकाउंट्स पेएबल या नोट्स पेएबल, वट एवर जो भी होगा, या नोट्स पेएबल होंगे या अकाउंट्स पेएबल होंगे। अगर आपकी टर्म्स उनके साथ अच्छी हैं तो अकाउंट्स पेएबल होंगे, ठीक है, उसमें लीगल बाइंडिंग्स नहीं होंगी आपकी। और अगर आप कस्टमर्स को बेच रही हैं और कस्टमर आपको बाद में पे करेगा तो वो आपके अकाउंट्स पेएबल होते हैं। तो अकाउंट्स पेएबल कस्टमर्स के अगेंस्ट होते हैं और वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो कस्टमर्स के साथ होते हैं कि कस्टमर को आपने दे दिया, आप रिसीव बाद में करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर्स के लिए हो गया और पेएबल्स आपके वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखें क्या आ रहा है आपके जो रिसीवेबल्स हैं, एक्रूड रेवेन्यू, ये आपके बेसिकली रिसीवेबल्स हैं जो कस्टमर के अगेंस्ट हैं। आप कस्टमर को दे रहे हैं ना सर्विस, तो एक्रूड रेवेन्यू आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जबकि एक्रूड एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस पेएबल हैं जो आपने पे करने। तो आई होप यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अभी इसकी एग्जांपल्स भी आगे आ जाएंगी, कुछ एंट्रीज आएंगी तो वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस आ गया आपका, देखें बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। ईच अकाउंट इज एनालाइज टू डिटरमाइन वेदर इट इज कंप्लीटेड एंड अप टू डेट, ठीक है। हर अकाउंट को आप देखेंगे कि वो कंप्लीट है या नहीं। अब से फॉर एग्जांपल आपकी कुछ एंट्रीज आ गई डेफरल्स की, कुछ एक्रूवल्स की आ गई, तो आपकी कैश की पोजीशन तो चेंज हो जाएगी ना, तो आपका कैश चेंज होगा। इस तरह से आपके पेबल्स चेंज हो जाएंगे, अकाउंट्स पेबल, इस तरह से आपके एक्सपेंसेस पेबल और एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे। कोई एक्सपेंस आपका एंड पे, मंथ के एंड के ऊपर आया, आपका पहले नहीं लिखा गया, वो अब आप लिखेंगे। तो आपके जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, किसके साथ? एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ, ठीक है। यहाँ तो खाली ट्रायल बैलेंस दिखाया है ना, तो आगे इसकी एंट्रीज के साथ आएगा। तो थोड़ा सा आप बेयर विद मी, अभी आपको समझ आ जाएगी। एडजस्टिंग एंट्रीज, डेफरल्स आर एक्सपेंसेस आर रेवेन्यूज, ठीक है। एक्सपेंसेस के भी डेफरल्स हो सकते हैं और रेवेन्यूज के भी। ये कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? ये हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस डेफरल्स के अंदर, और ये अनअर्न्ड रेवेन्यूज है दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एट अ डेट लेटर देन द पॉइंट व्हेन कैश वाज ओरिजिनली एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें कैश बाद में आ रहा है। कैश की वजह से ही तो ये बन रहे हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस बन रहे हैं और अनअर्न्ड रेवेन्यू। कैश लेट डेट में आ रहा है ना, कैश या तो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो उसमें आई है। तो देयर आर टू टाइप्स, प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ये वो उसी की स्लाइड आ रही है आगे, ठीक है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन ही किया जा रहा है। पेमेंट ऑफ कैश दैट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट बिकॉज सर्विस और बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। कैश पेमेंट पहले हो गई बिफोर एक्सपेंस रिकॉर्डेड, एक्सपेंस नहीं हुआ, आपने पहले पे कर दिया। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? प्री पेमेंट कहाँ कहाँ पे करते हैं? जहाँ आपने पहले पे करते हैं, इंश्योरेंस पहले पे करते हैं, सप्लाईज के लिए पहले पे कर सकते हैं, रेंट एडवांस जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से आपके इक्विपमेंट के अंदर भी हो सकता है, बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीज़ों के अंदर प्री पेमेंट्स हो सकती हैं। तो प्री पेमेंट होंगी तो ये, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आ भी रही है। एक्सपायर ईदर विद द पैसेज ऑफ टाइम और थ्रू यूज, ठीक है। या तो आप यूज करेंगे या टाइम पास होने से वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, जैसे इंश्योरेंस खत्म होती है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री इसकी क्या होगी? आप जब ओरिजिनल एंट्री करेंगे तो क्या होगी? आपका एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। आपकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जब आपका कोई भी एक्सपेंस होता है तो ओरिजिनल क्या एंट्री होती है? ये मैंने आपको अभी बताया था। एक्सपेंस डेबिट होता है और आपका एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी कैश के साथ अगर आप पे कर रहे हैं तो, ठीक है। अनएडजस्टेड बैलेंस यहाँ पे आ रहा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिट एडजस्टिंग, डेबिट एडजस्टिंग एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। ये आपका जो एसेट आपका आ रहा है ना, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास? एसेट्स की साइड पे लिखा हुआ आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस होता है ना एसेट का, यहाँ पे आएगा। तो जब आपका एक्सपेंस एक्चुअल में होगा तो वो क्या होगा? कैश की बजाय आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा एसेट्स में से, ठीक है। हो सकता है समझ ना आ रही हो, होल्ड ऑन, इसकी एंट्री भी आ जाएगी आगे, ठीक है। थोड़ी सी देर मेरे साथ रहें। अच्छा जी, ये देखें एक एंट्री आ गई इसकी,
Pioneer Advertising Agency purchased supplies costing $2,500. On October 5, Pioneer recorded the payment by increasing debiting the asset supplies. The account shows a balance of $2,500 in the October 31 trial balance. ठीक है, an inventory count at the close of business on October 31 reveals that 1000 of supplies are still on hand. ठीक है, ये सप्लाइज हैं, मैंने कहा ना स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं सप्लाइज में, पेपर हैं आपके, पेन्स वगैरह हैं, रबर्स होंगे, इरेजर्स होंगे, आपके स्टेशनरी की चीज़ें होंगी। ठीक है, ये आपकी सप्लाइज हैं, आपने सप्लाइज ली, कब ली हैं आपने, कब ली हैं, 2500 की सप्लाइज आपने 5 अक्टूबर को ली, 5 अक्टूबर को ये सप्लाइज आपके पास आ गई। आपने क्या किया, आपने एंट्री कर ली, 5 अक्टूबर को आपने एंट्री कर ली सप्लाइज की। ठीक है, 2500 की कर लिया आपने स्टार्ट। जब वो ट्रांजैक्शन हुई आपके पास सप्लाइज आ गई, आपने पे कर दिया, आपके पास सप्लाइज 2500 सप्लाइज क्या होती हैं, कैश होती हैं, सॉरी एसेट होती हैं। आपका एसेट इंक्रीज हो गया, आपने कैश के अगेंस्ट कर लिया, कैश पे कर दिया आपने, तो कैश क्रेडिट और सप्लाइज डेबिट, सप्लाइज डेबिट कैश क्रेडिट आपने कर दिया, ये एंट्री हो गई आपकी। अब आप देखें यहाँ पे वो यही लिख रहा है, Pioneer रिकॉर्डेड द पेमेंट बाय इंक्रीजिंग डेबिटिंग द एसेट, सप्लाइज को डेबिट कर दिया, डेबिटिंग द एसेट सप्लाइज, और द अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 2500, सप्लाइज के अंदर 2500 आ गया। इन द अक्टूबर 31 अक्टूबर को अब मंथ खत्म हो रहा है, मंथ खत्म हो रहा है, तो टाइमिंग एजम्पशन के हिसाब से अब हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को और स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्या शो कर रहा है, इन्वेंट्री काउंट एट द क्लोज ऑफ बिजनेस। आपने काउंट किया कि कितने पेपर बच गए, कितनी पेंसिल्स बन गई, कुछ बॉल पॉइंट्स यूज हो गई, कुछ पेपर यूज हो गए, तो आपने देखा कि 1000 की सप्लाइज रह गई, जबकि आपने सप्लाइज कितनी ली थी, 2500 की ली थी ना, 2500 की ली थी। इसका मतलब है इसके अंदर एंट्री एडजस्टमेंट चाहिए, इसके अंदर इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अब आपके पास सप्लाइज 2500 की नहीं है बल्कि 1000 की है, तो आप क्या करेंगे, 31 अक्टूबर को 1500 की सप्लाइज यूज हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सप्लाइज एक्सपेंस 1500 से गया, ठीक है, और कम क्या चीज़ हुई है आपकी, क्या कैश पे कर रहे हैं उसके लिए, नहीं, सप्लाइज कम हो गई ना डायरेक्टली आपकी, तो आपकी ये एंट्री बनेगी, सप्लाइज एक्सपेंस 1500 इतनी यूज हो गई, क्योंकि अभी कितनी बची हुई है, 1000 की बची हुई है, तो और आपके सप्लाइज कम हो गए डायरेक्टली, ये एसेट कम हुआ और ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट हुई आपकी एट द एंड। किस चीज़ की एडजस्टमेंट हुई, जितने सप्लाइज आपने यूज कर लिए हैं उनको आपने एक्सपेंस में डाल दिया उस मंथ के अंदर, राइट। अभी देखिए इसकी पूरा एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल जैसे पहले था। इसका एनालिसिस मैं एक का बता देता हूँ, बाकी चीज़ों का आप फिर खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक एनालिसिस क्या है, एक्सपेंस, सप्लाइज एक्सपेंस इज इंक्रीज बाय 1500 एंड द एसेट्स सप्लाइज इज डिक्रीज बाय 1500। तो एनालिसिस क्या है, आपका एक्सपेंस हुआ है $1500 का और आपका एसेट डिक्रीज हुआ है उसके अगेंस्ट 1500 का, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे लिखेंगे, आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं जबकि आपकी एक्सपेंस किस चीज़ को डिक्रीज करता है, इक्विटी को, तो इक्विटी में भी आपका 1500 का डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू दिस एक्सपेंस, सप्लाइज एक्सपेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एसेट डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करते हैं, और जबकि आपकी इक्विटी डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, उसको आप डेबिट करते हैं। तो आप सप्लाइज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम डेबिट को पहले लिखते हैं, डेबिट इंक्रीज एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस आपका 1500 से, और डेबिट सप्लाइज एक्सपेंस 1500 इसी को लिखा, और क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज एसेट, तो क्रेडिट करेंगे सप्लाइज को 1500 के साथ। तो आपकी जर्नल के अंदर क्या एंट्री होगी, आपकी डेट आई और आपने ये अकाउंट्स लिखे, सप्लाइज एक्सपेंस 1500, जो फर्स्ट कॉलम होता है आपका वो आपका डेबिट का है, दूसरा क्रेडिट का है, तो क्रेडिट में आपकी सप्लाइज आ गया 1500 के, और यहाँ आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद आपने क्या किया, इन अकाउंट्स को आपने पोस्ट कर दिया, सप्लाइज एक्सपेंस को आपने सप्लाइज के अकाउंट में पोस्ट किया। यहाँ 2500 अक्टूबर 5 को जब आपने परचेज किया तो यहाँ ऑलरेडी आपने पोस्ट किया हुआ था 2500, ठीक है। ये सप्लाइज अकाउंट है आपका, टी अकाउंट शो किया हुआ है, ये उसका नंबर है अकाउंट का, ठीक है। और आपने एडजस्टमेंट एंट्री ये जो अभी की है ये आप पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि सप्लाइज के अगेंस्ट आपके कितने सप्लाइज कम हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं 1500, किसके अगेंस्ट, सप्लाइज एक्सपेंस के अगेंस्ट, ठीक है।
तो आपने एडजस्टमेंट डाल दी 1500 की, तो आपका जो नया बैलेंस बना वो 1000 का बना। अब आपके ट्रायल बैलेंस में पहले तो शो हो रहा था 2500, लेकिन अब शो होगा 1000। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इसी तरह से सप्लाईज एक्सपेंस के अंदर पहले कुछ नहीं था, अब सप्लाईज एक्सपेंस 1500 से आपके डेबिट हुए हैं, तो आपने यहाँ पे डाल दिए, और एक्सपेंस का नया बैलेंस आ गया 1500। तो ये जाके आपका रिफ्लेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले आपका सप्लाईज एक्सपेंस नहीं आ रहा था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम तमाम अकाउंट्स को लिखते हैं और उनकी जो भी बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के वो लिखते हैं। ठीक है, एक और एंट्री आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्या कहती है जी? ऑन October 4, Pioneer Advertising Agency paid 600 for a 1 year फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक साल की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने पे की है, कब? 4 अक्टूबर को। ठीक है, इसका मतलब ये अक्टूबर के महीने से स्टार्ट होके सितंबर के महीने तक जाएगी। अक्टूबर से सितंबर तक 12 महीने बनेंगे ना, काउंट कर लें अपने उंगलियों पे। तो 12 महीने की इंश्योरेंस है जो कि आपने 600 पे की है। इन केस अगर कोई फायर लग जाती है आपकी बिल्डिंग में तो उसकी इंश्योरेंस है। कवरेज बिगेन ऑन October 1st। पायनियर रिकॉर्डेड द पेमेंट बाय इंक्रीजिंग। अच्छा, अब आपने ये जब पे किया तो 4 अक्टूबर को आपने पे किया। जब आपने पे किया उस वक्त तो कोई एक्सपेंस नहीं हुआ ना आपका, तो ये तो मंथली आपकी चार्ज होगी ना। इसको 12 से डिवाइड कर दें, 50 रुपीज़ बनेगा। डिवाइड बाई 12 करेंगे तो $50 बनेगा। $50 एवरी मंथ आपकी जो है ना वो इंश्योरेंस में एक्सपेंस यूज़ हो जाएगा आपका इंश्योरेंस का। जबकि ये रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड ये होगा प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि आप पे करें 4 अक्टूबर को, जबकि इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब कंप्लीट होगी, यानी फर्स्ट मंथ के अंदर $50 कंज्यूम हो जाएंगे इसके। ठीक है, अच्छा इसको देखें ज़रा, सॉरी। Pioneer recorded the payment by increasing debiting प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की बजाय प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं। तो आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई, यानी आपने ये कैश अपना डाल दिया कि ये बाद में यूज़ होगा, तो ये आपका डेफरल है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर डाल दिया। दिस अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 600 इन द October 31 ट्रायल बैलेंस। जब आपने 31 अक्टूबर को ट्रायल बैलेंस बनाया तो ये शो कर रहा था पूरे 600, जबकि 50 इसमें यूज़ हो गए हैं। तो 50 जब आपके यूज़ होंगे इसके अंदर $50, तो आपने उसकी एंट्री कैसे करनी है? आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस $50। एक्सपेंस हो गया ना आपका 50 का 31 अक्टूबर को, एक महीना ख़त्म हो गया, तो एक महीने की इंश्योरेंस कंज्यूम हो गई आपकी। $50 आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, और उसके अगेंस्ट आप क्या लिखेंगे जी? कैश लिखेंगे? कैश तो नहीं लिखेंगे, कैश तो आपने उसमें डाला हुआ है प्रीपेड के अंदर। तो आप उसके अगेंस्ट, ये आपका एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको आप डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे बाई 50। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस 50 डेबिट, जो पहले लिखते हैं डेबिट, फिर क्रेडिट, थोड़ा सा इंडेंट करके आगे करके लिखते हैं, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी 50 से हो गई, क्योंकि इसके अंदर कैश डाला होता। ये कैश ही है बेसिकली आपका। ठीक है, राइट जी, ये ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। इसका ये जो है आपका एनालिसिस उसी तरह से दिया हुआ है। यू कैन सी दिस, ये स्लाइड्स आपके पास हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह की एंट्रीज आप देख सकते हैं और भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, हम इसको टोटली भी पढ़ेंगे, ये सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, एक या दो लेक्चर्स के ऊपर ये हम इसको पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को, मे बी आफ्टर द मिड। तो डेप्रिसिएशन होती क्या है? आपके कुछ जो फिक्स एसेट होते हैं उनकी यूज़फुल लाइफ होती है। आफ्टर द यूज़फुल लाइफ वो एसेट फिर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो उस एसेट का मैन्युफैक्चरर होता है वो कहता है कि ये एसेट जो मैंने बनाया है ये गुड फॉर यूज़ है इतने टाइम के लिए। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, जैसे आप पेरिशेबल गुड्स लेते हैं ना, जाके पैकेजिंग के अंदर मॉल से इम्तियाज़ से जाके लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है, इस डेट से पहले पहले आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। वट एवर उसकी जो भी उसके ऊपर प्राइस लिखी है उसके बाद वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाती है, यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जो यूज़फुल लाइफ को आप क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जो आपके आपने जो आपने टाइमिंग एग्जम्पशन के अंदर आपने ईयर्स बनाए थे, फिजिकल ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये इतनी इसकी लाइफ कम हो गई, यानी उसकी एज का आप हिसाब रखते हैं। लेकिन एज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
उसकी इकोनॉमिक टर्म में यानी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल उस एसेट की कीमत $5,000 है और उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है 5 ईयर्स है। अगर 5 ईयर्स है तो एवरी ईयर उसकी लाइफ जो है 1000 से कम हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं, इसको नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि वो उसकी इतनी लाइफ कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई उसकी। तो ये फिक्स एसेट्स के अंदर होता है। अभी हम इसको देख लेते हैं। बिल्डिंग इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल assets and that provide service for many years are recorded as assets rather than an expense। तो ये इनको हम एसेट के तौर पे शो करते हैं। मोटर या व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट है या बिल्डिंग है, इसको हम एसेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी यूज़ होते रहते हैं। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे सप्लाइज यूज़ होती हैं। सप्लाइज का अभी हमारे पास एग्जांपल भी आई कि हमने 2500 की सप्लाइज ली लेकिन 1500 यूटिलाइज हो गई। इसी तरह से इनकी यूज़फुल लाइफ यूटिलाइज हो रही होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रही होती है, आपके सामने होती है पूरी चीज़, लेकिन पुरानी हो रही होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो आप उसकी पोर्शन, जितना टाइम गुजर जाता है उतना ही पोर्शन कॉस्ट का आप उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कहा सप्लाइज एक्सपेंस। अभी सप्लाइज हमने कहा एसेट है, सप्लाइज एक्सपेंस क्या है, जितनी सप्लाइज आपने यूटिलाइज कर लें। इसी तरह से आप जो डेप्रिसिएशन आप यूज़ करते हैं वो फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं, और हर साल के एंड होने पे, मंथली नहीं करते इसको, नॉर्मली साल के बाद करते हैं। तो साल ख़त्म होने के बाद आप इसको नोट करते हैं कि इस एक साल ख़त्म हुआ तो इतनी इसकी कॉस्ट कम हो गई। ठीक है। तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। जो एक्सपेंस में कन्वर्ट हुई उसको आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। किसका? उसी एसेट का। अभी इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी। Depreciation does not attempt to report the actual changes in the value of the asset। तो डेप्रिसिएशन से खाली हमें यही पता चलता है, जो एक्सपेंस है, कि कितनी यूटिलाइज हुई है। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू, एसेट की वैल्यू को नहीं बताता। एसेट की वैल्यू को देखने का और तरीका है, वो हम देखेंगे बाद में। बुक वैल्यू उसको कहते हैं। लेट्स सी, ये देखें ये क्या बता रहा है इलिस्ट्रेशन में। फॉर पायनियर एडवर्टाइजिंग एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट इज 480 अ ईयर और $40 पर मंथ। अच्छा, इसने मंथली पे उसको डिवाइड कर लिया। अगर आप मंथ में बना रहे हैं, ये असल में जब आपको सिनेरियो दिया हुआ होता है कि आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें आपको डिटेल्स दी हुई होती हैं कि क्या आपने मंथली चार्ज करना है या एनुअली चार्ज करना है। नॉर्मली हम एनुअली चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मंथली बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे मंथ के हिसाब से फिर चार्ज करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है जी 480 है उसके इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है साल की। तो अगर 480 है तो एक महीने की कितनी होगी? आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो $40 पर मंथ बनती है। ये देखें यहाँ पे उसने बनाया हुआ है पूरा 480 डिवाइड बाई ईयर, यानी 12 मंथ्स के ऊपर 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो ये 40 आपका पूरा ऐड करके आपका 480 बनता है एक साल के अंदर। ठीक है। तो ये आपके इक्विपमेंट हैं जिसमें आपके ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। प्रिंटर, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, फोटोकॉपियर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको हम लेते हैं फिक्स एसेट्स के अंदर, सॉरी एसेट्स के अंदर लेते हैं। फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। फिक्स एसेट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त प्रॉब्लम ना होगा। एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन लेते हैं जो जिनकी यूज़फुल लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसकी एंट्री हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका है? इक्विपमेंट का। और उसके अगेंस्ट एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस डेबिट होता है, उसके अगेंस्ट क्या क्या होगा? हमने वहां पे देखें सप्लाइज के अंदर क्या किया था, हमने कहा था सप्लाइज एक्सपेंस, और हमने क्रेडिट किसे किया था? डायरेक्ट सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया था। सप्लाइज क्या था? एसेट था। यहां पे हम डायरेक्ट जो है एसेट को क्रेडिट नहीं करते, जहाँ जैसे वहाँ सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया था। हमने कहा था कि ये हम सप्लाइज इतने यूज़ हो गए तो इतने हमने सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया। यहाँ हम डायरेक्ट सप्लाइज को नहीं करते अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगरचे जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके अंदर डायरेक्ट एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रैक करने के लिए कि कितनी वैल्यू कम हुई है, हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जिसमें हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहे हैं उसकी, जब तक के वो पूरी उसकी यूजफुल लाइफ की कॉस्ट उसके अंदर नहीं आ जाती तब तक उसको उसके अंदर इकट्ठा करते रहते हैं।
ठीक है, तो हम कहेंगे इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हम डायरेक्ट एसेट को क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। लेट्स सी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40। इसमें हम डैश डाल के इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें भी डैश डाल के इक्विपमेंट लिख सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब एक नई चीज़ आ गई आपके सामने, ठीक है। आप कहते हैं कि डायरेक्ट एसेट को नहीं क्रेडिट कर रहे, बल्कि हम एक इन दरमियान में एक और अकाउंट ले रहे हैं हम। लेकिन ये कम किसे कर रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? कर तो हम एसेट को ही कम कर रहा है ना। तो ऐसी चीज़ जो किसी अकाउंट को कम करती है उसको हम उसका कॉन्ट्रा अकाउंट बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? क्योंकि एसेट की डेप्रिसिएशन होती है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी ये एसेट की वैल्यू को कम करती है। इसको बस इतना ही याद रखें फिलहाल, फर्दर इसकी डिटेल आएगी तो हम वहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें जी, ये उसकी एनालिसिस दिया हुआ है, इसको आप खुद से देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है इसका, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कंट्रा एसेट अकाउंट, जैसे अभी कहा हमने। एसेट कंट्रा एसेट अकाउंट है जो एसेट को कम करता है, और एसेट जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट होती है। तो ये आप जब इसको लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स को आप कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। तो जब आप इसको बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पे एसेट्स के साथ ही, जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ये मेरे कर्सर्स को देखें, इक्विपमेंट लिखा हुआ है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डैश इक्विपमेंट करके आपने यहाँ से उसको कम कर दिया, तो वहीं पे आप रिपोर्ट करते हैं इसको, ये उसकी बुक वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। इतनी डेप्रिसिएशन इसकी हो चुकी है और इतनी इसकी वैल्यू यूजफुल वैल्यू रह गई है, इसकी कॉस्ट इतनी रह गई है, ठीक है। अपेयर्स जस्ट आफ्टर द अकाउंट इट ऑफसेट्स, यानी इक्विपमेंट, उसके फौरन बाद आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं और लेस करके लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको। देखें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो आपके पास 4960 बच गया। तो जो आपका सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आती है, ये इस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कहलाती है कि इतनी इसकी यूजफुल लाइफ। इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो उसकी ये कॉस्ट है, ठीक है। बुक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एनी डेप्रिसिएबल एसेट एंड इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अब उसने समराइज कर दिया उसको सारा को, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको समराइज कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, ठीक है। अब आप आ जाएं जी अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ के ऊपर। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ क्या है? रिसीट ऑफ कैश दैट इज रिकॉर्डेड, यानी आपके रेवेन्यू नहीं हुए लेकिन आपने कैश पहले ले लिया, कैश रिसीट बिफोर रेवेन्यू रिकॉर्डेड। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, वहाँ आप रेंट पे कर रहे थे, पहले पे कर दिया था, ठीक है, और यहाँ रिसीव कर रहे हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू रेंट का भी हो सकता है कि आपने रेंट पहले रिसीव कर लिया। एयरलाइन टिकट है, आपने पहले बुक किया, पहले पे कर दिया, अभी आपने ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन हैं जो नॉर्मली साल की होती हैं या एक साल से ज़्यादा की होती हैं, तो आपने सब्सक्रिप्शन पूरी साल की ले ली तो एक एक महीना करके वो ख़त्म होगी। इस तरह से कस्टमर के कुछ डिपॉजिट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है? लाइबिलिटी होती है आपके पास, ठीक है। आगे ये उसका वही आ गया जो मैंने वहाँ पे, ये वही चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडजस्टिंग एंट्री इज मेड to record the revenue for service performed during the period and to show the liability that remains at the end of the period। तो जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, जब रेवेन्यू होगा तो क्या करेंगे इसकी एंट्री? अनअर्न्ड रेवेन्यू है ना। अनअर्न्ड रेवेन्यू जब आपका रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू, तो आप क्या करेंगे? रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, और अनअर्न्ड रेवेन्यू को आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी के अंदर शो हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट होगा। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। इसकी इलिस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल इसकी देखें। पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी रिसीव्ड 1200 ऑन October 2 फ्रॉम आर नॉक्स फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय December 31, ठीक है। कब रिसीव कर रहे हैं? अक्टूबर 2 को, और कंप्लीट कब होगी? 31 को। और रिसीव कितने कर रहे हैं? 1200। कितने महीने बने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के रिसीव करें आप। एडवर्टाइजिंग
सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पैसे लेंगे तो उस अक्टूबर के भी पैसे आप साथ ही ले रहे हैं ना, तो आपका ये पूरा 1200 किस में जाएगा, अनअर्नड रेवेन्यू के अंदर जाएगा। कैश डेबिट, अनअर्नड रेवेन्यू, अनअर्नड रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, आपने पे करनी है, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जब आप ये लेंगे तो उस वक्त आपकी एंट्री होगी कैश डेबिट, कैश आ गया आपके पास एडवांस में, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी जनरेट होगी आपकी अनअर्नड रेवेन्यू की 1200 की, ठीक है। तो अनअर्नड सर्विसेज रेवेन्यू शोज अ बैलेंस ऑफ 1200 इन द अक्टूबर 31 ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में ये यही शो हो रहा है, जबकि एक महीना तो गुजर गया, एक महीना गुजर गया, तो इसका मतलब है एक महीने की जो आपने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर दी हुई हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दी हुई हैं, तो उनको आपने चार्ज करना है इसमें। तो ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगी, आप इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। एक मंथ की आपकी जो एडवर्टाइजिंग सर्विस बन रही है वो 400 की बन रही है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप 400 को कहाँ लेके जाएंगे, 400 आपका सर्विस रेवेन्यू बन गया, और सर्विस रेवेन्यू आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो किसके अगेंस्ट क्रेडिट होगा, आपकी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। कौन सी लाइबिलिटी, अनअर्नड रेवेन्यू, आपका जो लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगा 400 से, और 400 से ही आपका सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए, एनालिसिस रिवील्स एज अ कंपनी परफॉर्म 400 ऑफ सर्विसेज इन अक्टूबर। तो एक महीना हुआ तो 400 की सर्विसेज आपने दे दी। अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू आपका डेबिट हुआ, ये लाइबिलिटी है आपकी जो कम हो रही है, ठीक है, और सर्विस रेवेन्यू आपका 400 से रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसी का आगे आपका एनालिसिस आ गया, एनालिसिस को आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत डिटेल के साथ हो गया, और ये सारी उसकी समरी आ गई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ये सारा कुछ, ठीक है। तो आपके डेफरल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है, डेफरल्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब आपके शुरू होंगे एक्रूअल्स, एक्रूअल्स शुरू होंगे, ठीक है, एक्रूअल्स, एक्रूअल्स शुरू होंगे जी आपके, जी बिल्कुल एक्रूअल्स शुरू होंगे। हमारा तकरीबन हाफ से ज़्यादा चैप्टर निकल चुका है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर, बट आई विल रादर कंटिन्यू, इसको ख़त्म करते हैं आज। एक्रूअल्स क्या है, एक्रूअल्स में क्या है जी, एक्रूअल हमने पढ़े हैं अभी, रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है। आपने सर्विसेज दे दी, रेवेन्यू नहीं मिले आपको, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू आ गया आपका, कैश नहीं मिला, या एक्सपेंस हो गया लेकिन कैश नहीं पे किया, इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड दैट हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू डेली एंट्रीज। तो इसको आपने शो नहीं किया हुआ, तो आप द एंड ऑफ द पीरियड के इसके ऊपर आप इसको कर रहे होते हैं। ये देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश रिसीट नहीं हुई, कैश बाद में मिलेगा, ठीक है। ये किस सूरत में हो सकता है, देखें, ये इन सूरतों में हो सकता है, एक्रूड रेवेन्यू। तो यानी रेंट ड्यू है लेकिन अभी तक आपके जिन्होंने रेंट पे करना है उन्होंने पे ही नहीं किया, ठीक है। सर्विस आपने परफॉर्म कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। तो आपका रेवेन्यू तो हो गया लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। देखें इसको कैसे करते हैं, एडजस्टिंग इट इज शो द रिसीवेबल्स दैट एग्जिस्ट एंड रिकॉर्ड्स द रेवेन्यूज फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड, ठीक है। हम एक्रूड रेवेन्यूज को क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स कहते हैं ना, यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, एसेट्स के अंदर शो होते हैं। एक्रूड रेवेन्यूज आपके शो हो रहे होते हैं आपके, सॉरी, एक्रूड रेवेन्यूज कहाँ शो हो रहे होंगे, थोड़ा सा जहन को घुमाएं, सोचें ज़रा, सोचें सोचें सोचें, 30 सेकेंड 10 सेकेंड सोचें इसको। एक्रूड रेवेन्यूज कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कैश नहीं रिसीव हुआ आपको, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो इसका मतलब रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब है क्या हुआ, वो रिसीवेबल्स बन गया ना आपके एक्रूड रेवेन्यूज को हमने कहा था कि ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। तो एक्रूड रेवेन्यूज आपके शो हो रहे हैं एसेट्स के अंदर। तो जब एक्चुअल एंट्री इसकी होगी तो क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री, एसेट अकाउंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, और रेवेन्यू अकाउंट भी इंक्रीज करेगा। एक्चुअल जब आपकी एक्रूड रेवेन्यू की एंट्री होगी तो कि आपने सर्विस दे दी, रिसीवेबल्स बन गया, रिसीवेबल्स बन गया मतलब एक्रूड रेवेन्यूज बन गया आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, इलस्ट्रेशन देखें जी, एग्जांपल आ गई। इन अक्टूबर पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी अर्नड
$200 फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दैट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अक्टूबर में पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने $200 जो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के रिकॉर्ड नहीं किए, यानी सर्विस दे चुके हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए उन्होंने। तो क्या करेंगे इसको? एक्रूड रेवेन्यूज आपके क्या हो जाएंगे? एक्रूड रेवेन्यूज क्या होते हैं? रिसीवेबल्स होते हैं, डेबिट हो जाएंगे आपके एक्रूड रेवेन्यूज। और उसके अगेंस्ट क्या बनेगा आपके? रेवेन्यूज के अगेंस्ट, यानी रेवेन्यूज तो हो गए ना आपके रिकॉर्ड, तो रेवेन्यूज आपके क्रेडिट हो जाएंगे। एक्रूड अकाउंट रिसीवेबल, इसको एक्रूड रेवेन्यू समझ लें 200, और सर्विस रेवेन्यू आपका 200। ठीक है, रेवेन्यू और ये एक्रूड रेवेन्यू। ठीक है आपके। अभी यहाँ पे वो कह रहा है नवंबर 10 पायनियर रिसीव्स कैश ऑफ 200 फॉर द सर्विसेज परफॉर्म्ड। अब उसने कैश रिसीव किया, तो अब कैश रिसीव करेगा तो अब रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू तो हमने उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया था ना, उसी पीरियड के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? 200 कैश आया और रिसीवेबल्स रिड्यूस हो गए 200 से, तो हमारे पास कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल या अक्रूड रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा। अक्रूड रेवेन्यू और अकाउंट रिसीवेबल इज वन एंड सेम थिंग। ठीक है, राइट? समझ आ गई? यहाँ पे ये इसके इलस्ट्रेशंस यहाँ पे भी हैं। अच्छा जी, ये उसी का एनालिसिस दिया हुआ है, आप इसके एनालिसिस को देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखें, साथ पोस्टिंग वगैरह भी दिखाई हुई है, जनरल की एंट्री भी दिखाई हुई है। ये हमने जनरल की एंट्री ही की है पीछे भी। ठीक है, ये उसकी समरी आ गई है। एथिकल नोट के अंदर क्या है? रिपोर्ट रिलीज बाय Fannie Mae Board of Directors stated that the improper adjusting entries are the mortgage finance company resulted in delayed recognition of expenses caused by interest rate changes. The motivation for such accounting apparently was the desires to hit earning estimates. फिलहाल आप इसको इग्नोर ही कर दें। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें, मैंने इसको हटाया नहीं है स्लाइड के अंदर, मैंने इसको इग्नोर कर दें, बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। ये यानी आप अपनी इनकम को इन्फ्लेट करने के लिए इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर वो कोई एक्चुअल वाक़या है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी समरी आ गई उसकी। अब आप आ जाएं जी एक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर, कि एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। ठीक है, एक्सपेंस रिकॉर्डेड यानी एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन कैश नहीं पे हुआ, बिफोर कैश पेमेंट। तो ये कब हो सकता है? रेंट, यानी पर्सपेक्टिव है ना, एक पे करने वाला रेंट है, एक रिसीव करने वाला है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव के साथ दोनों चीज़ों को देखेंगे तो वो किसी भी सूरत में आ सकता है आपके पास ना। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है? रेंट ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया, यानी ये अब जो जिसने रेंट पे लिया हुआ है उसकी ही बात हम कर रहे हैं। इस तरह से इंटरेस्ट ड्यू हुआ है मेरे ऊपर, यानी मैंने कोई लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन मैंने पे नहीं किया। सैलरी ड्यू है, मैं जॉब करता हूँ कहीं पे, सैलरी ड्यू है, मंथ खत्म हो गया लेकिन अभी तक सैलरी मिली नहीं है। और टैक्सेस ड्यू हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। तो ये सारे इस तरह की एग्जांपल्स हैं इसकी। इसमें क्या होता है जी, जब आप एंट्री करते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस हो गया है तो आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और एक्रूड एक्सपेंस यानी ये लायबिलिटी है, पेएबल है आपका, तो ये आपका क्रेडिट होता है। तो देखें ये इसकी एंट्री दिखाई हुई है, लायबिलिटी के अंदर यहाँ जाएगा और एक्सपेंस के अंदर यहाँ जाएगा, एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा जी, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। Pioneer Advertising Agency signed a 3 months note payable in the amount of $5,000 on October 1. The note requires Pioneer to pay interest at an annual rate of 12%. ले जी, इंटरेस्ट रेट आ गया इसके अंदर, नोट पेबल है, नोट पेबल के साथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये एक तरह का लोन होता है। ठीक है, 12% है, एनुअल है, एनुअल है तो मंथली कितना बनेगा? इसको 12 से डिवाइड कर लें, 1% बनेगा, 1% मंथली बनेगा ना। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 1/12 आपका बनेगा कितना? 1/12 या 12/12 कर लें, टाइम इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1/12, तो आपका ये इंटरेस्ट बनता है कितना इसके ऊपर? 1% इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। 1% से मल्टीप्लाई करेंगे तो $50, तो इंटरेस्ट आपका एक महीने का $50 बनता है। तो आपने कैसे एंट्री करनी है इसकी? मंथ एंड हो गया अभी आपका, कौन सा मंथ एंड हो गया? कोई भी मंथ है सपोज। ठीक है, तो मंथ एंड पे अक्टूबर है, अक्टूबर 31 को आप कैसे एंट्री करेंगे?
1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया ना, ड्यू हो गया ना इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस $50 और आपका जो इंटरेस्ट पे एक्सपेंस पेएबल है या एक्रूड एक्सपेंस है वो $50 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल या एक्रूड इंटरेस्ट आपका $50 से हो जाएगा। तो ये आपकी उसी का एनालिसिस है, इसको खुद देख लीजिएगा, स्लाइड्स आपके पास हैं। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर एक और इलिस्ट्रेशन आ गई, यहाँ पे भी टाइमिंग का चक्कर है, आप इसको कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, इसको खुद से देख लीजिएगा। ये सॉल्व्ड है यहीं पे, ठीक है, ये इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये उसकी समरी है सारी। और वी हैव डन द एडजस्टिंग एंट्रीज डेफरल्स एंड एक्रूवल्स, 2 डेफरल्स हमने किए, 2 एक्रूवल्स किए, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये इसकी समरी आ गई सब। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, कहाँ क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या एंट्रीज होती हैं वगैरह वगैरह, सारा यहाँ पे आपको समराइज कर दिया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये जहाँ जहाँ जाके चेंजेस डालेंगे जिस बैलेंस के अंदर, तो उसके जो चेंजेस डालेंगे उनको आपने वहाँ पे लिखना, और वो चेंज के साथ करके आप अकाउंट के जो न्यू बैलेंसेज हैं वो न्यू बैलेंसेज आप लेके जाएंगे अब ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो उस ट्रायल बैलेंस को हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे। प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नलाइज। जर्नलाइज का मतलब क्या है, जर्नल के अंदर आपने लिख दी हैं और उनको पोस्ट भी कर दिया है। पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद आपने बैलेंसेज भी निकाल लिए। तो नए बैलेंसेज आपके जो जितने भी अकाउंट्स हैं GL के अकाउंट्स के, जनरल लेजर के, वो सारे अकाउंट्स के आप उस आ चुके हैं। अब आपने वहां से बैलेंसेस उठाने हैं। पर्पज इज टू प्रूव द इक्वालिटी ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर। वही पर्पज है जो पहले था, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट के साथ है कि आपकी कोई चीज़ रह नहीं गई। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं रह गई, कोई चीज़ पोस्ट होने से नहीं रह गई। इज द प्राइमरी बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो आपका नया ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है, ये नया ट्रायल बैलेंस बन गया। जो रेड में नज़र आ रही हैं वैल्यूज़, ये चेंज हुई हैं सारी वैल्यूज़, कुछ नई भी आ गई हैं जो पहले नहीं थी ट्रायल बैलेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले नहीं था, वो यहाँ पे आ गया क्रेडिट बैलेंस के साथ। ठीक है, इस तरह से बाकी चीज़ें जो रेड में शो हो रही हैं ये नई आ गई। तो ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। तरीका इसका भी वही है जो ट्रायल बैलेंस का है। ऊपर कंपनी का नाम लिखना है आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर, फिर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, आपने जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। ये इंटरम स्टेटमेंट है। इंटरम का मतलब ये आपको हेल्प करती है। ठीक है, जब भी आप बनाते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उससे पहले ये बनाते हैं। और ये यहाँ पे पीरियड आ गया जिस पे आप उसको ख़त्म करें। डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस आ गए और यहाँ आपके सारे अकाउंट्स के नाम आ गए। आपके जितने अकाउंट ख़त्म हो गए या नए आ गए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो you will remake your trial balance after the new balances. You got the new balances of some accounts, you got some new accounts with new balances. So all those are reflecting here in the trial balance. उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के साथ आपने उनको यहाँ पे लिख दिया और टोटल किया तो ये टोटल सेम आना चाहिए। एंड दिस इज शोइंग दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आ गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ऊपर रिव्यू क्वेश्चन। लेट्स सी, इसको देखते हैं क्या कैसे करना है। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनानी है अबाउट दी कंसर्निंग दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द इक्वालिटी दैट टोटल डेबिट बैलेंसेस एंड टोटल क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर किसको कहते हैं, GL को कहते हैं। मैंने कहा ना GL क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ठीक है, इन द लेजर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट तो नहीं है। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द प्राइमरी बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंसेस जो है वो हमें बताता है कि डेबिट्स और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं, तो अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। ये भी ट्रू लग रही है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिस्ट द अकाउंट बैलेंसेस सेग्रीगेटेड बाय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस को देखें तो क्या उसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही होती हैं? उसमें तो इक्विटी का अकाउंट भी आ रहा होता है और एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज भी आ रहे होते हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। हाँ जी, देखें कैश एसेट का अकाउंट है, ये एसेट का अकाउंट है, ये एसेट का है, ये एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट एसेट है, ये कंट्रा एसेट है, ये नोट्स पेएबल लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी है,
अर्नड सर्विस रेवेन्यू लाइबिलिटी है, सैलरी वेजेस पेएबल लाइबिलिटी है, ये इक्विटी का अकाउंट है, इसका तो जिक्र नहीं किया उसने वहाँ पे, ठीक है। ये ड्राइंग का अकाउंट है, ये भी इक्विटी के साथ रिलेट करता है, इक्विटी का अकाउंट है। सर्विस रेवेन्यू, रेवेन्यू को उसने नहीं बताया, ये रेवेन्यू का अकाउंट है। ये एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो उसने बताया नहीं वहाँ पे। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है दैट इज ट्रायल बैलेंस लिस्ट द अकाउंट बैलेंसेस सेग्रीगेटेड बाय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ये रॉन्ग है। इसमें सारे अकाउंट्स आपके शो हो रहे होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज, जो एसेट्स के अकाउंट हैं वो भी सारे शो हो रहे हैं, जो लाइबिलिटीज के अकाउंट हैं वो भी सारे शो हो रहे हैं, इक्विटी के सारे अकाउंट शो हो रहे हैं, और रेवेन्यूज के सारे एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, सारे अकाउंट्स शो हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट्स शो हो रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट लग रही है ये स्टेटमेंट। अच्छा, लास्ट वाली को भी देख लेते हैं। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन जर्नलाइज एंड पोस्टेड, ये भी करेक्ट है। तो इसमें सी रॉन्ग लग रहा है मुझे, यस, सी इज रॉन्ग। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आपने अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया ना, वहाँ से डायरेक्टली आप वहाँ से इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स आप बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था, इसको अभी आप थोड़ा सा रोक दें, बाद में हम इसको देखेंगे। तो ये हम तीनों स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, राइट। तो ये देखें, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। इसमें देखें, सबसे पहले उसने क्या उठाया है, रेवेन्यू को उठाया। ये देखें रेवेन्यू को, ये 10,600 को यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गया 10,600 को। यहाँ से एक्सपेंसेस को उठाया, ये सारे एक्सपेंसेस को उठाया, और इन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ एक्सपेंसेस लिख के यहाँ सारे एक्सपेंसेस को लिख दिया। ये देखें 5,200, 1,500, 900, 50, 50, 40 सारे लिख दिए। लें जी, सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आ गए इसके अंदर। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ लेते ही रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हैं, टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो आपके पास ये नेट इनकम आ गई। नेट इनकम को आपने उठाया और कहाँ शिफ्ट किया, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर आपने शिफ्ट किया। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो ओनर इक्विटी स्टेटमेंट के हमने क्या अंदर क्या देखना है कि आपके पास इस पीरियड की जो 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, ये स्टार्ट कब होगा, ये 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा ना। 1 अक्टूबर को आपकी ओनर कैपिटल क्या था, यहाँ पे ओनर कैपिटल 10,000 डाला है इस मंथ के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 0 था, तो 0 यहाँ पे लिख दिया, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10,000 यहाँ शो हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये देखें यहाँ से आ रहा, ये लाइन आ रही, ये आ रही 10,000, ठीक है। और ओनर्स की ड्राइंग्स भी यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो गई। इन्वेस्टमेंट ऐड होने के बाद ये आपका जो प्रॉफिट आया है, नेट इनकम आई है, वो इसके अंदर ऐड हो गई। ये टोटल हुआ, और आपकी ओनर्स की जो ड्राइंग है वो माइनस हो गई, इससे लेस हो गई। लेस करके ये आपके ओनर का कैपिटल आ गया 31 अक्टूबर को, जो कि आपका बैलेंस शीट में मूव कर जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे हम देखेंगे कि ये बैलेंस, अब देखें कहाँ से जा रही हैं सारी चीज़ें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस सारे यहीं से गए हैं ना, ट्रायल बैलेंस से गए हैं। ओनर कैपिटल भी इधर से जा रहा है, ड्राइंग भी, और यहां से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा है। अब अगले पेज के ऊपर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट के सारे आइटम्स यहीं से हम मूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट हम ये वाला जो ओनर कैपिटल है 31 अक्टूबर का, ये हम यहां से मूव करेंगे। देखें, कैश, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीजें, एसेट, सारी चीजें यहां से यहां पे मूव कर रही हैं। यही आप देख लें, हर चीज को देख लें, यहीं से मूव कर रही है, एक्सेप्ट ओनर इक्विटी के अंदर ये ओनर कैपिटल जो है 12,360, ये आपका आ रहा है 12,360 यहां से जा रहा है, ठीक है। ये अमाउंट मूव करके आपकी इक्विटी के अंदर आ रही है, बाकी सारी चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस से आ रही है। और ये भी ट्रायल बैलेंस से इनडायरेक्टली आप कह लें, वहां से आपने कैलकुलेशन करके आप वहां से यहां लेके आए, और जब आपने टोटल किया टोटल एसेट्स को और टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी को, तो देखें ये बैलेंस में आ गए 21,910, 21,910। सो दिस इज हाउ यू मेड योर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीनों स्टेटमेंट्स हमने बना के यहाँ से देख ली, ग्राफिकली देख ली हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव enjoyed the lecture. Please go through everything discussed here or not discussed here, left for you to study. उसको देखें, एनालाइज करें चीज़ों को, and ask your questions on Telegram and discussion forum. Best of luck. See you in your next lecture. I have made this lecture specially for you. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू।